कोलंबियन पत्रकार, लेखक और साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता गाब्रियल गार्सिया मार्केस की मशहूर नोवेल क्रॉनिकल ऑफ अ डेथ फोरटोल्ड का प्लॉट बड़ा अलग है। आमतौर पर कहानी शुरू से अंत की तरफ बढ़ती है, लेकिन इस नोवेल में क्लाइमैक्स पहले ही चैप्टर में आपको पता चल जाता है कि सांतियागो नसर की हत्या किसने की। आगे आपको यह भी पता चल जाता है कि दोनों हत्यारे भाई पूरे शहर को बताते फिरते हैं कि वो सांतियागो की हत्या करने जा रहे हैं, मगर कोई उस हत्या को रोक नहीं पाता है। जेसु प्रीस्ट फादर स्टैन स्वामी की भी कहानी कुछ वैसी ही है। 21 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फादर स्टैन स्वामी ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया था, मुंबई के तलोजा जेल के जो हालात हैं, मुझे तो लगता है कि ऐसे ही चलता रहा तो मैं जल्दी ही मर जाऊंगा। बांद्रा के होली फैमिली अस्पताल में सोमवार को फादर स्टैन स्वामी की मौत हो गई। सोमवार को कोर्ट में उनकी जमानत पर फिर सुनवाई चल रही थी जब डॉक्टरों ने कोर्ट को बताया कि फादर स्टैन स्वामी अब इस दुनिया में नहीं रहे। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस और पार्किंसन रोग की वजह से ज़रूरी अंगों पर उनके असर था, जिसकी वजह से उनको हार्ट अटैक आया और फिर उन्हें रिवाइव नहीं किया जा सका क्योंकि वो वेंटिलेटर पर भी चले गए थे। फादर स्टैन स्वामी तो पिछले साल 8 अक्टूबर से जेल में थे। भीमा कोरेगांव मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था, यूएपीए ठोका गया उनके खिलाफ, लेकिन ना तो मुंबई पुलिस और ना ही एनआईए उनके खिलाफ कोई सबूत जुटा पाई। फादर स्टैन स्वामी स्पेशल कोर्ट में अपील करते रहे कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाए। वो वापस रांची जाना चाहते हैं, अपने शहर जाना चाहते हैं, मगर कोर्ट ने उनकी एक नहीं सुनी। मौत अस्पताल में जरूर हुई, लेकिन फादर स्टैन स्वामी को जमानत नहीं मिली थी, इसलिए फादर स्टैन स्वामी की मौत कस्टडी डेथ कहलाएगी। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। यहां पर ठहर कर आपको यह बताना जरूरी है कि 2002 के गुजरात दंगों के दौरान नर्मदा पाटिया नरसंहार, जिसमें 36 औरतों और 35 बच्चों समेत 97 लोग मारे गए, तो उस मामले में दोषी बाबू बजरंगी भी बेल पर बाहर हैं। उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई थी 2019 में। उसी मामले में निचली अदालत ने माया कोडनानी को भी दोषी पाया था, मगर हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया 6 साल के बाद। फादर स्टैन स्वामी, जिनके खिलाफ मोदी और अमित शाह की एनआईए एक भी सबूत नहीं जुटा पाई, वो लगभग 9 महीने से जेल में रहे और जमानत दिए जाने की उनकी याचिका खारिज होती रही। लगा लीजिए भारत माता की जय के जितने नारे आपको लगाने। फादर स्टैन स्वामी की कस्टडी डेथ के बाद कुछ सवाल पूछे जाने लाजमी हैं। पहला सवाल, जब उनके खिलाफ सबूत नहीं मिले तो उन्हें जमानत क्यों नहीं दी गई? दूसरा सवाल, एनआईए उनसे पूछताछ के लिए अपनी कस्टडी नहीं चाहता था, फिर भी उसने जमानत का विरोध क्यों किया? तीसरा सवाल, क्या एनआईए के विरोध के बावजूद स्पेशल कोर्ट या फिर बॉम्बे हाई कोर्ट चाहता तो जमानत दे सकता था? चौथा सवाल, एक पार्किंसन रोग से ग्रसित बीमार 84 साल के फादर स्टैन स्वामी को स्ट्रॉ और सिपर देने में किस कानून का उल्लंघन हो रहा था? कैसे कोर्ट मानवता के तकाजे को भी भूल गया? पांचवा सवाल, क्या समय आ चुका है जब न्यायपालिका यूएपीए जैसे एंटी टेरर लॉ के बेजा इस्तेमाल की समीक्षा करे? लोगों के हकों की लड़ाई लड़ने वाली देवांगना कलिता हो, सुधा भारद्वाज, नताशा नरवाल या फिर फादर स्टैन स्वामी जैसे लोग आखिर जेल में क्यों रहें? इन सवालों के जवाब की उम्मीद उनसे तो है जिनसे ये सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन ये सवाल हमारे और आपके बीच समाज में भी पूछे जाने चाहिए। क्या हम ऐसा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बना रहे हैं जहां निर्दोष जेल में होंगे और आरोपी बाहर बेल पर होंगे? क्या आपको लगता है कि फादर स्टैन स्वामी को जेल में होना चाहिए, लेकिन दिल्ली दंगों के लिए कपिल मिश्रा पर एफआईआर तक नहीं होनी चाहिए? क्या इस देश में 2 लोगों के लिए 2 अलग अलग कानून हैं? एक उनके लिए जो उनके अपने हैं और एक वो जो बाकी सब के लिए, वही जिन्हें अर्बन नक्सल, खान मार्केट गैंग, देशद्रोही और तमाम ऐसे नामों से नवाजा जाता है। उसी सिस्टम ने फादर स्टैन स्वामी को भी इसी दूसरी श्रेणी में रखा।
नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़ बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या फादर स्टैन स्वामी की मौत सिस्टम के हाथों हत्या है? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। स्टैन स्वामी को पार्किंसन रोग हो चुका था, जो कि जेल के दौरान बढ़ता गया। पार्किंसन में ब्रेन मांसपेशियों को भी सिग्नल देना बंद कर देता है। उनके हाथ कांपने लगते हैं। एक गिलास उठा भी लिया तो होठ तक ले जाना मुश्किल होता है। इसलिए उन्होंने तो अदालत में एक सिपर और एक स्ट्रॉ देने की अपील की थी, मगर अदालत ने यह कहकर मना कर दिया कि यह सामग्री जेल मैनुअल का हिस्सा नहीं है। जमानत की अपील ठुकराने के साथ साथ अदालत ने 3 हफ्ते के लिए सुनवाई टाल दी थी। स्ट्रॉ और सिपर देने की बात थी। आप क्या सोच सकते हैं कि एक सिपर और एक स्ट्रॉ भी सरकार और अदालत को नागवार गुजरा? एक 84 साल के बूढ़े अंडर ट्रायल के लिए सरकार से नहीं तो कम से कम कोर्ट से तो इंसाफ की उम्मीद की जा सकती थी। पार्किंसन के बारे में जानते बूझते अदालत ने सिपर और स्ट्रॉ मुहैया कराने के बजाय सुनवाई 3 हफ्ते तक टाल दी। क्या केंद्र की घनघोर मेजॉरिटी वाली मोदी सरकार एक 84 साल के जीसू प्रीस्ट की पानी पीने के सिपर और स्ट्रॉ की मांग से डर गई? एक सिपर से सरकार डर गई, वो सरकार जो रत्ती भर सबूत नहीं जुटा पाई, मगर उस शख्स को एंटी टेरर लॉ के तहत जेल में रखा हुआ था 9 महीने। 21 मई को फादर स्टैन स्वामी ने मुंबई हाईकोर्ट के सामने गुहार भी लगाई कि उनका स्वास्थ्य तेजी से गिर रहा है। वो अस्पताल जाने के बजाय अपने घर रांची जाना ज्यादा पसंद करेंगे। नहीं तो मैं जेल में ही मरना पसंद करूंगा, यहां तक कह दिया था फादर स्टैन स्वामी ने उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 21 मई को बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने। फादर स्टैन स्वामी का स्वास्थ्य दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से गिरता जा रहा था। इसके बारे में जेल प्रशासन से लेकर अदालतों तक को पता था। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए को भी पता था। फादर स्टैन स्वामी के खिलाफ एनआईए कोई सबूत नहीं जुटा पाया था, इसलिए एनआईए उनको अपनी कस्टडी में भी नहीं लेना चाहता था। लेकिन फिर भी वो अदालत में फादर स्टैन स्वामी की जमानत का विरोध करता रहा, और हैरत की बात है कि वो कामयाब भी होता रहा अपनी इस कोशिश में। ये सब कैसे संभव हो पाया? ये अंदर खाने क्या साजिश रची जा रही थी? कौन कौन था इस साजिश में शामिल? आखिर देश की ये कैसी न्यायिक प्रक्रिया है, कैसा न्यायिक सिस्टम है जिसमें एक चार्जशीट के आधार पर एक 84 साल के मरीज को जेल में अकारण रखा जाता है, बेल नहीं दी जाती। इसी दौरान उसको कोविड भी होता है। वो तो पहले भी यही गुहार लगा रहे थे कि जेल में उन्हें कोरोना हो सकता है, जो हालात है जेल के, और उनका डर सच भी साबित हो। एनआईए तो अदालत के सामने यह तर्क दे रहा था कि फादर स्टैन स्वामी कोरोना संक्रमण का बहाना बनाकर अनुचित फायदा उठाना चाहते हैं उसका। सोचिए, ये वो केंद्र सरकार की एजेंसी तर्क दे रही थी जो सरकार देश में कोरोना से लड़ने का दावा कर रही थी, जिस समय देश में हजारों लाखों कोरोना पॉजिटिव मामले रोज रिपोर्ट हो रहे थे। मगर न्यायपालिका का दिल नहीं पसीजा, प्रशासन का दिल नहीं पसीजा। यानी सबको पता था, एक ये कि फादर स्टैन स्वामी को जेल में रखना न्याय संगत नहीं, क्योंकि जांच एजेंसी ही उनके खिलाफ सबूत नहीं जुटा पाई थी। दूसरी बात, सबको पता था उनका स्वास्थ्य लगातार और तेजी से गिरता जा रहा है, उनको जमानत पहले ही मिलनी चाहिए थी, मगर ऐसा नहीं होता है। सबको पता था इसका अंजाम क्या हो सकता है। फादर स्टैन स्वामी की मौत भी हो सकती है, लेकिन सिस्टम जैसे गुरूर और सत्ता के नशे में मदमस्त था। उसे नहीं दिखा कि वो एक हत्या को अंजाम देने वाला है। पूछा जाना चाहिए कि जो शख्स ट्राइबल हकों की लड़ाई लड़ता है उसे यूएपीए जैसे एंटी टेरर लॉ के तहत क्यों गिरफ्तार किया जाता है? एंटी टेरर लॉ के बावजूद सरकार कोई सबूत क्यों नहीं जुटा पाती है? आखिर केंद्र सरकार क्या संदेश देना चाहती थी उनको बाकायदा और लगातार जेल में रखने के लिए? क्या तर्क था? हमने सुना अभी 2 दिन पहले आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत बोल रहे थे,
सभी भारतीयों का डीएनए हिंदुत्व है, लेकिन हिंदुत्व तो दमनकारी है भागवत जी, अलोकतांत्रिक है आपका ये हिंदुत्व, ये भेदभाव करता है, उसे बढ़ावा देता है। ये आरएसएस का डीएनए हो सकता है हिंदुत्व, हिंदुस्तान का डीएनए नहीं हो सकता। मेरा आज का सवाल मैं फिर दोहराता हूं, क्या फादर स्टैन स्वामी की मौत सिस्टम के हाथों हत्या है? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।